कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इसी तरह मन में विश्वास भरकर जिंदगी की हर एक परीक्षा को बड़ी ही हिम्मत से पार करने वाली आज की मेरी वॉरियर है मिस छाया अग्रवाल। छाया केवल 2 ही वर्ष की थी जब उनके परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें पता चला कि छाया को पोलियो हुआ है और घर के आंगन में दौड़ती भागती नन्ही सी लड़की अब कभी चल भी नहीं पाएगी। तो यहाँ से शुरू हुआ छाया और उनके बड़े भाई का संघर्ष, जिन्होंने छाया का हर कदम पे बचपन से साथ दिया। मिस छाया अग्रवाल के बड़े भाई डॉक्टर योगेश अग्रवाल, उन्होंने छाया को इस कदर सक्षम बनाया है कि छाया आज एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है। Good morning to all of you. I am Dr. Yogesh Agrawal. I am an assistant professor in Srimati LRT College of Commerce, Akola. And today I am proud to say that I am a elder brother of Chaya Agrawal, director of Agrawal Commerce Classes. छाया जी के बड़े भाई डॉक्टर योगेश कहते हैं कि बचपन से ही उनकी मझली बहन रूपा और उन्होंने हर वक्त छाया का बहुत ख्याल रखा। उन्होंने और उनके परिवार ने यह ठान रखा था कि हम उसे कभी भी महसूस नहीं होने देंगे कि उसके पैर नहीं हैं। हम उसके पैर बनेंगे और उसे जीवन में आगे बढ़ाएंगे। योगेश जी कहते हैं कि बचपन से ही उन्होंने छाया को ऐसी आदतें डाली जिससे वो सेल्फ सफिशिएंट बने, यानी कि आत्मनिर्भर बने। खुद की केयर कैसे लेना, खुद वॉशरूम कैसे यूज़ करना, खुद स्नान कैसे करना, यह सब उन्हें सिखाया गया। फिर बात आई उनके पढ़ाई की। 3 साल की जब छाया हुई तब उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वे स्कूल जा पाए, इसीलिए घर पर ही पढ़ाई की और ट्यूशन्स भी लगा दी गई। उनके भाई कहते हैं कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि छाया बहुत ही होशियार बच्ची है, जो भी बात सिखाओ वो जल्दी सीखती है और इस वजह से उन्हें एक प्रोत्साहन मिला कि अब शिक्षा के क्षेत्र में छाया को आगे बढ़ाया जाए। यह देखते हुए छाया की एडमिशन विद्या मंदिर प्राइमरी स्कूल के स्टैंडर्ड 1 में करा दी गई। लकीली वहाँ टीचर्स बहुत अच्छे मिले जो बहुत कोऑपरेट करते थे छाया के साथ और ध्यान भी रखते थे। और देखते ही देखते उसको साहित्य में रुचि आने लग गई और बचपन में ही जब वो 6th स्टैंडर्ड में थी तब से उसने कविताएं लिखना चालू की। बाल लेखिका के रूप में प्रख्यात हुई। उसके काफी आर्टिकल्स वगैरह, पोएम्स वगैरह न्यूज़पेपर में आने लग गए। इसके अलावा जो चंपक बच्चों की मैगजीन आती है उसमें भी उसने एक स्टोरी लिखी, तो वो भी काफी उसकी सराहना हुई कहानी की। इसके अलावा छाया को मैंने हमेशा प्रोत्साहित किया कि आप डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया करो और भी जो को करिकुलर एक्टिविटी होती है, कल्चरल एक्टिविटी, और उसमें मैं प्रत्यक्ष रूप में उसके साथ हमेशा रहता था और वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी और हमेशा फर्स्ट प्राइज लाती थी। तो हमें भी बहुत उत्साह आता था, प्रोत्साहन मिलता था कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह हर व्यक्ति के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है, उसी तरह योगेश जी कहते हैं कि उनके लाइफ में भी ऐसा टर्निंग पॉइंट आया। उनका ग्रेजुएशन हो गया था और सीए बनने की इच्छा थी। तब छाया की स्कूलिंग चल रही थी। सीए की कोचिंग के लिए उन्हें बड़े शहर पुणे जाना था, लेकिन पापा जी के कहने पर उन्होंने लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि वे अपनी बहन छाया के देखरेख और स्कूलिंग के लिए दूसरे शहर न जाकर अकोला में ही अपना करियर टीचिंग में बनाएंगे। उन्होंने नेट की परीक्षा पास की और LRT कॉलेज में परमानेंट फैकल्टी अपॉइंट हुए। छाया एमकॉम में टॉपर रही, एमफिल में भी यूनिवर्सिटी टॉपर रही और अब वे PhD कर रही हैं। 2007 से लेकर 2020 तक 3000 से 4000 बच्चे उनके अंडर पढ़ चुके हैं, जो कुछ सीए बने, कुछ रिनाउंड वकील हैं, तो कुछ फॉरेन गए हैं अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। छाया की काफी मेहनत के कारण आज उसका नाम हो रहा है अकोला में, तो एक खुशी होती है कि चलो वो लाइफ में अपने पैरों पे खड़ी हो गई है और आज वो इस लायक बन गई कि वो खुद तो कमाएंगे, 2 लोगों को और रोजगार भी दे सकती है। आगे प्रश्न था छाया जी की मोबिलिटी का। काफ़ी साल तो योगेश जी ने ही छाया को स्कूल या कॉलेज में लाने ले जाने का जिम्मा लिया था, लेकिन उन्हें फुल्ली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उन्होंने उनके लिए एक हैंड कंट्रोल कार लाई।
कार लाने के पश्चात उनके लिए बेहतरीन ट्रेनर भी अपॉइंट किया, जिन्होंने छाया को बहुत ही बढ़िया कार ड्राइवर बनाया। मैम, आपको हम करीबन 3 साल से अब जानते हैं एंड आई एम माई सेल्फ सो मोटिवेटेड मीटिंग यू कि अभी ऐसा लगता है कि आपका कुछ एक्सपीरियंस मैं जानूं और लोगों को पहुंचाऊं ताकि वो भी एक अच्छा जीवन जी पाए आपकी तरफ देख के। जब आपकी जर्नी थी इस एलिमेंट को लेके, तो फर्स्ट टाइम जब आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ, मैं बाकी लोगों की तरह, बच्चों की तरह स्कूल में या कॉलेज में उनकी तरह नहीं चल पा रही हूँ जी, या नॉर्मल लाइफ उनकी तरह नहीं जी पा रही हूँ, तो आपने उस चीज़ को कैसे लिया? एक्चुअली रचना मैडम, कैसा हुआ था कि मेरे होश संभालने के पहले ही पैर जा चुके थे। तो जब भी मैंने होश संभाला 5 to 6 ईयर्स की एज में, मुझे याद आता है कि भैया मुझे गार्डन ले जाते थे, कहीं घुमाने या खेलने ले जाते थे, तो ग्रुप अपना भागता दौड़ता था और मैं एक जगह बैठी रहती। तो धीरे धीरे समझ में आया कि उनमें और मुझ में कुछ मोबिलिटी का डिफरेंस है। अब इसके पीछे भी भाई साहब का इतना बड़ा प्लानिंग था कि भाई आप यहाँ बैठे बैठे मिट्टी से खेलो, आप यहाँ बैठे बैठे हाथ से कुछ बनाओ, ठीक है। क्राफ्ट में इंटरेस्ट था, वो करवाया उन्होंने। तो जितने ऑर्गन्स खुल सकते हैं, उनकी एक्सरसाइज हो सकती है, वी डिड एवरीथिंग फॉर मी। तो वो जो एक प्रॉब्लम था, या फिर वो जो जिसे आप कह सकते हैं कि मैं इमोशनली डाउन हो सकती थी, लेकिन मैं हुई नहीं। देन जब 10th हुआ, तब मैंने पहले बार मेरे जैसे हंड्रेड्स ऑफ हैंडीकैप जब देखे। मुझे 10th में हैंडीकैप सर्टिफिकेट मांगा गया था स्कूल में, ताकि पेपर में हाफ आवर हमें एक्स्ट्रा मिलता है 3 आवर के बाद भी। तो भाई साहब ने पहले बार मुझे जब मेन हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम शो किया, देखिए इनकी सिचुएशन देखिए और आपकी देखिए। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन में थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलिए, एजुकेशन बोलिए, या फिर हाइजीन बोलिए, केयर बोलिए। तो मैं बहुत डर गई थी कि भाई ये समाज का आईना है, ये फैक्ट है, और मैं इनसे कहीं ज़्यादा बहुत अच्छे सिचुएशन में हूँ। तो तभी मैंने ठान लिया कि रोना धोना नहीं है, जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करके अगर उसमें मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ तो कितने लोग मोटिवेट हो जाएंगे। और जो ऑलरेडी फिजिकली फिट एंड फाइन है, लेकिन वो कहीं डिप्रेशन में है, कहीं मॉरली डाउन है, तो वो भी कितना बाहर निकल सकते हैं मुझे देख के। तो फिर उस दिन से मैंने भाई साहब की हर बात मानी। आप जो बोलोगे मैं पढ़ूंगी, आप जितना बोलोगे मैं सब करूंगी। और स्टडी मैंने उनके हिसाब से की। और जैसे ही उन्होंने मुझे पूछा कि भाई अब आप टीचिंग फील्ड में आओगे क्या, आपकी इच्छा है तो आइए, तो मैंने कहा भाई मैं 2 साल ट्राई करती हूँ। और लग बोलिए, गलती से वो बच्चे सारे अच्छे मार्क्स से पास हो गए जिनको मैंने ट्रेनिंग बेसिस पे मैंने ज्वाइन किया था। तो मुझे लगा कि चलिए कम्युनिकेशन पावर है हमारे पास, हम समझा सकते हैं, तो क्यों ना फिर इसी में करियर बनाए। और भाई साहब के जो आज तक उन्होंने इतनी तपस्या ली है, तो जब उन्हें खुशी मिलती है हमारा काम देख के, तो फिर उसे कैरी ऑन क्यों ना किया जाए, बिकॉज आई ओ समथिंग टू हिम। तो वहाँ से जब से मैं वर्क पे आई हूँ, उसके बाद तो मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट ही नहीं रहा। आज मेरा 12 to 15 आवर पूरा ड्यूटी में जाता है। उसके बाद मैं संडे को फुल लॉन्ग ड्राइव पे जाती हूँ मेरा, या म्यूजिक सुनती हूँ, या बुक्स पढ़ती हूँ, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करती हूँ, फ्रेंड्स के साथ जैसे आप। तो फिर मुझे अब किसी चीज़ का रिग्रेट ही नहीं, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि चाहे बच्चा हैंडीकैप हो या फिजिकली फिट हो, दोनों ही टाइप के बच्चों ने देखना चाहिए कि हमें कौन सा हुनर है। ठीक, अगर हैंडीकैप है तो बैठे बैठे हाथ से कुछ कर सकता है, उसका दिमाग तो चल रहा है, तो उसे उस हिसाब से खुद को किसी हस्तकला में ढालना चाहिए। और जो फिजिकली फिट एंड फाइन है, उनके लिए तो पूरी दुनिया खुली है। छाया आगे यह भी कहती हैं कि उनका ड्रीम है कि वे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें। योगेश जी कहते हैं कि ऐसे स्पेशल बच्चों का सामान्य बच्चों की तरह पालन पोषण करें, उनके मन में कभी भी हीन भावना ना आने पाए, नेगेटिविटी से उन्हें दूर रखें, तब यही बच्चे बड़े होकर चमत्कार करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वॉरियर छाया जी की कहानी। यह कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।